दोस्तों, कुछ हॉस्टल ऐसे होते हैं जहाँ जाने के बाद लोगों की ज़िंदगी तक तब्दील हो जाती है। कुछ लोग पागल हो जाते हैं। और आज मैं एक ऐसे खौफनाक एक हॉस्टल की आपके साथ कहानी शेयर करने वाला हूँ, जिसे जाने के बाद कई लोगों की ज़िंदगियाँ तक बर्बाद हो गई थी और कई लोगों को तो आज तक नामो निशान तक नहीं पता कि वो कहाँ गए। ये कहानी शुरू होती है इंडिया के शहर कर्नाटका से। 2016 में एक लड़का था जिसका नाम था कार्तिक। अब ये आपने ज़हन में नाम याद रखना है। लड़के का नाम कार्तिक था जो कि एक हॉस्टल में रहता था। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ रहता था। उसके एग्ज़ाम्स करीब आने वाले थे। कार्तिक एक अच्छा होनहार स्टूडेंट था, लेकिन उसके रूममेट्स हॉस्टल में वो काफ़ी मस्ती वगैरह करते थे। वो लापरवाह थे। वो इतनी परवाह नहीं थे करते एग्ज़ाम्स की। वो बस कहते थे कि बस पासिंग मार्क्स आ जाए। जैसा कि कहते हैं यार 33 तो आ ही जाएंगे। कार्तिक अपने रूममेट से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता था और उसके दोस्त भी इसे तंग करते थे कि छोड़ यार पढ़ाई वगैरह, चिल कर, पास हो जाएंगे, टेंशन किस चीज़ की है। तो उसने एक दिन फैसला कर लिया कि मैं अगर इनके साथ रहूँगा तो मेरा पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा उसने ये हॉस्टल छोड़ने का फ़ैसला कर दिया। फिर एक दिन रात को कर्नाटका की सड़कों पर हॉस्टल की तलाश में बाहर निकलने लग पड़ा। कुछ देर के बाद, 1 डेढ़ घंटे के बाद उसे एक हॉस्टल नज़र आया जो कि देखने में तो काफ़ी वीरान था और उसके बारे में लोग बातें करते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हॉस्टल है। यहाँ जाने के बाद लोग पागल तक हो जाते हैं और कई लोग तो गायब भी यहाँ से अब तक हो चुके हुए हैं। कार्तिक के अंदर इस बातों का हल्का हल्का सा डर पैदा होने लग पड़ा, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसका अगले दिन पेपर भी था तो वो बहुत ही मजबूर था और ये सारी बातों को साइड पर करके ये होटल के अंदर चला जाता है। होटल काफ़ी ज़्यादा वीरान था और काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था। ऐसे लगता था कि जैसे कि कोई एक अबैंडन्ड सी प्लेस हो। वो होटल की लॉबी में इधर उधर देखता है। वो समझता है कि यार इस जगह तो कोई भी नहीं रहता। शायद ये इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं कहानियों की वजह से, ये जो सी खौफनाक कहानियाँ लोगों ने बताई थी और इसने भी सुनी हुई थी, शायद वो समझता है कि शायद कहीं वाकई इधर ऐसा मंजर ना होता हो, लोगों को एक पुरस्कार सी एक महलूक ना दिखाई देती हो। वो अचानक यहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। उतनी देर में एक बंदा रिसेप्शन पर आ जाता है। वो इस होटल का रिसेप्शनिस्ट था। वो कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया हुआ था, बताओ आपको क्या काम है। कार्तिक कहता है कि मुझे एक कमरा चाहिए रहने के लिए। रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम था सुधीर, वो कहता है जी बिल्कुल मिल जाएगा। जब रेट वगैरह की बात होती है, रेट भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब था और कमरा भी ठीक ठाक रहने लायक ही था, लेकिन ऊपरली मंजिल पर था, फर्स्ट फ्लोर पर था। कार्तिक उस रिसेप्शनिस्ट सुधीर से कहता है कि इस जगह के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है। बताया जाता है कि यहाँ पर बड़ी खौफनाक एक महलूक दिखाई देती है जो कि उसकी तरफ बंदा पोजेस सा हो जाता है। वो सुधीर रिसेप्शनिस्ट कहता है कि ये सब सारी कहानियाँ ही हैं और यहाँ पर लोगों ने कहानियाँ बना बना के इस जगह को बदनाम कर रहे हैं, इस हॉस्टल को। कार्तिक जब उसकी बात सुनता है तो उसको थोड़ी सी तसल्ली सी हो जाती है कि चलो ये कहानियाँ ही होंगी। और सुधीर रिसेप्शनिस्ट ये भी कहता है तो मैं खुद भी तो यहाँ पर काम करता हूँ, इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कोई नहीं नज़र, कोई ऐसी चीज़ नज़र आई। तो कार्तिक थोड़ा और उसके ज़हन में तसल्ली हो जाती है। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद पढ़ाई करने के लिए चेयर पर टेबल के आगे बैठ जाता है। फिर अचानक उसको अपने रूम की खिड़की पर उसे अचानक एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी का चेहरा नहीं था दिखाई दे रहा। कार्तिक ऐसे हाथ से इशारा करता है कि कौन हो, तो वो कुछ नहीं बोलता। कार्तिक आवाज़ें भी देता है
हु आर यू, कौन हो। वो कुछ भी नहीं आगे से रिस्पॉन्स करता, बस एक जगह पर खड़ा हुआ था और उसका अंधेरे में चेहरा भी नहीं था ठीक से दिखाई दे रहा। कार्तिक बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं मौजूद होता। तो फिर उसके बाद वो वापस अपने रूम में आकर पढ़ाई वगैरह करने लग पड़ता है और इन चीज़ों को इग्नोर करता है। वो कहता है मुझे पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम भी है, सुबह मुझे जल्दी उठना है। तो वो सारी रात तकरीबन पढ़ाई करता है। फिर आधी रात को तकरीबन 3-4 बजे वो अलार्म लगाकर सो जाता है एग्ज़ाम के लिए। फिर वो सुबह उठ कर एग्ज़ाम सेंटर जाता है, एग्ज़ाम सारा पेपर अपना हल करता है। वो तो उसके जहन में उधर भी एग्ज़ाम सेंटर पे उसके जहन में ये रात वाला वाक़या उसके जहन में दोहरा रहा होता है। लेकिन कहता है कि शायद मैं पढ़ाई की वजह से शायद मेरा माइंड ज़रा कंफ्यूज हो गया होगा, शायद ये मेरा वहम भी हो सकता हो या फिर इल्यूजन ना हो। कुछ उसके जहन में रिसेप्शनिस्ट की भी तसल्ली थी कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। एग्ज़ाम उसका काफ़ी अच्छा हो, उस दिन का पेपर जाता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वो वापस अपने हॉस्टल आ जाता है। कार्तिक का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और उसको उस दिन जिस दिन इसने पेपर दिया था उसको ऐसी कोई भी चीज़ उस चीज़ से सामना नहीं हुआ। कार्तिक को ना कोई ऐसा महसूस हुआ यहाँ पर कोई है मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। कार्तिक का क्योंकि रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और सिर्फ वो अकेला ही उस कमरे में रह रहा था और बाकी कमरे सिर्फ खाली थे, उन पर ताला लगा हुआ था। कार्तिक को इस वजह से भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि शायद मैं इस फ्लोर पर अकेला हूँ, इस वजह से शायद मेरे ज़हन में थोड़ा सा वहम हो सकता है, शायद मुझे किसी की आवाज़ें आ रही हों। अगला दिन जब गुजरता है, रात हो जाती है, उसको अचानक अपने कमरे के बाहर दरवाजे के करीब उसे चलने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। वो फिर से हैरान हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो हिम्मत नहीं करता कि मैं दरवाजे को खोलूं और कार्तिक ने पढ़ाई भी करनी थी क्योंकि परसों उसका फिर से एक पेपर था। वो फिर पढ़ने लग पड़ता है। फिर उसको कदम की फिर से आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि मेरे कमरे के बाहर ही कोई चल रहा हो। वो हिम्मत करके फिर से सोचता है लेकिन कहता है नहीं, मेरा अकेले इस कमरे से बाहर जाना नहीं ठीक है। फिर उसको दस्तक दी जाती है उसके दरवाजे पे। फिर वो बहुत ज़्यादा डरता है, उसके हाथ काँप रहे होते हैं। कहता है चलो खोल के देख ही लेता हूँ। फिर वही रिसेप्शन इस होटल का जिसका नाम सुधीर था वो इसके कमरे में आ जाता है। कहता है कि मैं तुम्हारे रूम में थोड़ी देर के लिए रुक सकता हूँ, मेरे असल में रूम में कुछ काम वगैरह हो रहा है इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ क्योंकि तुम होटल में अकेले हो इस टाइम। कार्तिक कहता है ठीक है, आ जाओ आप आराम से बैठो, आप जब आपका रूम का काम हो जाएगा तब आप चले जाना। सुधीर जो सा है रिसेप्शनिस्ट वो काफ़ी डरा हुआ था, उसके जिस्म पर पसीने छूट रहे थे। तो कार्तिक उसे पूछता है कि तुम्हारे क्यों रंग उड़े हुए हैं। तो वो घबरा के सारी इस हॉस्टल की सच्चाई बता देता है, इस पूरे होटल की। वो कहता है कि बात असल में दरअसल ये है कि आज से कई साल पहले यहाँ पर एक औरत की बड़ी ही बेरहमी से मौत हो गई थी। उस मौत की वजह उसने कुछ इस तरह बताई कि यहाँ पर काफ़ी साल पहले यहाँ पर कॉलेज के लड़के यहाँ पर रहते थे पढ़ाई वगैरह करने के लिए और उन्हीं दिनों में एक औरत भी यहाँ पर काम करती थी, यहाँ पर जॉब करती थी इसी हॉस्टल में। और उन दिनों में इस हॉस्टल के मालिक से इस लड़की की किसी बात से कोई बहस हो गई इस मालिक की आपस में। तो वो औरत उन दिनों में काफ़ी वो तंग आई हुई थी। कहता है ये मैंने खुद भी ये चीज़ नोटिस की थी, लेकिन कुछ उसके ज़हन में ऐसा था कि उसको अंदर ज़हन में उसकी बात कोई ना कोई खाई जा रही थी। आई डोंट नो कि ऐसी उसके ज़हन में क्या चीज़ें थी चल रही कि जो वो किसी को भी नहीं थी बताती। लेकिन कहा यही जाता है कि हॉस्टल के मालिक और इसके बीच आपस में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात थे और फिर एक दिन उसने अपने आप को आग लगा दी। और सुधीर कहता है मैं तो उन दिनों अपने गांव गया हुआ था, लड़कों ने बताया हॉस्टल के
कि किसी ने भी इसकी जाकर मदद नहीं थी की। लड़के जहाँ आसपास थे उन्होंने सारा ये तमाशा चुपचाप देखते रहे। वो आग में जली हुई तड़पती रही। हॉस्टल का मालिक भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन वो भी हंस रहा था और खुश हो रहा था कि इसके साथ अच्छा हुआ है, ये इसी लायक है। जब ये सुधीर ये बातें बता रहा था तो उस कार्तिक के भी होश उड़ गए। तो उसके अगले दिन बताया जाता है कि यही औरत इस होटल की लॉबी वगैरह में लड़कों को दिखाई देने लग पड़ी, जो कि लोगों को पोजेस कर देती थी। कई लोग तो पागल भी हो चुके हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं वाक़यात की वजह से लड़के हॉस्टल छोड़कर भागने लग पड़े। फिर इसी तरह ये कहानी पूरे कर्नाटका शहर और इंडिया में फैल गई। और सुधीर का कहना था कि अभी भी मेरे पीछे ये औरत पड़ी हुई थी, इसलिए मैं घबरा के तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में थोड़ी देर रहने के लिए आ गया हूँ। कार्तिक गुस्से में आ जाता है कि तुम मुझे ये बात पहले नहीं थे बता सकते कि इस होटल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। सुधीर कहता था कि ये जो सा हॉस्टल का मालिक है उसने मेरे ऊपर प्रेशर डाला हुआ था कि किसी को ये बात बताना मत, क्योंकि इस होटल का फिर नाम ख़राब होगा और फिर ये सुनने के बाद इस हॉस्टल में रहने के लिए कोई बंदा नहीं आएगा। तो सुधीर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने ये तुमसे ये बात छुपाई। और कार्तिक को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है कि मैं अब एक मिनट भी इस हॉस्टल में नहीं रहूँगा। तो वो फ़ौरन सामान वगैरह पैक करके वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है। उसने पहले से ही इन्हीं बातों को सुनने के दौरान उसने मोबाइल से टैक्सी बुक करवा ली थी, तो उसकी टैक्सी भी आ जाती है। वो नीचे पहुंचकर गाड़ी में अपना एक सूटकेस रख देता है। फिर उसे अचानक याद आता है कि एक ब्रीफ केस तो मेरा ऊपर ही रह गया। कार्तिक जो है ऊपर अपना सामान लेने के लिए वापस अपना सूटकेस लेने के लिए जब पहुंचता है, वो अपने कमरे के करीब ही पहुंचने वाला होता है। अचानक उसे वही पुरसरार एक खौफनाक सी महलूक, जिसके सुधीर के मुताबिक जिसकी आग लगकर बड़ी बेरहमी से मौत हो चुकी हुई थी, वही बड़े ही खौफनाक अंदाज में उसके सामने खड़ी हुई थी। लेकिन कार्तिक को शौक नहीं था लगा, उसे किसी उसके दिल में ज़रा सी भी उसकी हार्ट बीट तेज़ नहीं थी हुई और वो बिल्कुल रिलैक्स था। और वो ऐसी औरत आवाज़ें निकाल रही थी जैसा कि कार्तिक को कह रही हो कि मेरे पास आओ। कार्तिक आहिस्ता आहिस्ता उसके पास ही जाने लग पड़ता है उस औरत के। कार्तिक उस टाइम पर थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी की तरफ एक हिसाब से पोजेस हो चुका हुआ था। लेकिन फिर अचानक उसको एक बंदा पकड़ कर खींच कर उसे नीचे ले आता है। फिर उसको होश आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और ये कौन सी ये औरत है और मैंने इससे पहले ये इस औरत को कभी नहीं देखा। तो वो सुधीर रिसेप्शनिस्ट ही था जिसने कार्तिक को खींचा था वापस। वो कहता है यहाँ से भागो। कार्तिक और सुधीर दोनों भागते भागते वो हॉस्टल के बाहर चले जाते हैं और सुधीर को पता चल गया था कि ये अपना सूटकेस ही वापस लेने आया है। वो पहले से ही उसने अपने हाथ में सूटकेस पकड़ रखा था और बाहर हॉस्टल के आके भागकर उसने उसकी गाड़ी में रख दिया और कार्तिक को भी बिठाया और खुद भी बैठ गया। दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और भागने के दौरान वो औरत भी इनके पीछे बहुत तेज़ी से भाग रही थी। कार्तिक कहता है कि क्या यही वो औरत है? सुधीर का कहना था कि हाँ। तो कार्तिक कहता है कि तुम इतनी देर से कैसे यहाँ पर सरवाइव कर लेते हो? तो कहता था आगे से सुधीर के बस मेरी मजबूरी थी और कहीं काम मुझे मिलता ही नहीं था और इसी मजबूरी की वजह से मैं इतनी अरसे से इस होटल में ही मैं जॉब कर रहा हूँ रिसेप्शनिस्ट की। फिर उसी दौरान वो कार्तिक कहता है कि सुधीर को कि तुम मेरे साथ ही चलो, ये बहुत तुम्हारी भी जान को इसमें खतरा है। तो इतनी ही देर में पीछे से एक गाड़ी आती है। कार्तिक सुधीर से कहता है ये किसकी गाड़ी है? ये कहता है ये हॉस्टल के मालिक की गाड़ी है। सुधीर का कहना था कि मैंने इसे जानबूझ के फ़ोन करके अपने मालिक को इस हॉस्टल में बुलाया है ताकि
ये अपने इंजाम को पहुँचे इस हॉस्टल का मालिक। उसका कहना था कि इस औरत की आग लगने की मौत की वजह इस हॉस्टल के मालिक की ही थी और इतने सालों से मैं इसी प्रेशर में मालिक के अंडर ही मैं काम करता हूँ और आज मैं चाहता हूँ कि ये बंदा इस होटल का मालिक अपने इंजाम को पहुँचे। फिर उसके बाद सुधीर और कार्तिक दोनों इस टैक्सी में बैठकर चले गए और फिर उस हॉस्टल के मालिक का क्या बना ये आज के टाइम पर कोई नहीं जानता। उसके बाद उसकी मालिक की कोई भी खबर नहीं आई। बताया वो यही जाता है कि वो उस रात के बाद उन दोनों के अलावा उसके बाद किसी को भी नहीं दिखाई दिया वो मालिक। उसके साथ क्या हुआ शायद ये बताया जाता है कि उसी औरत ने उस आदमी को उसके इंजाम तक पहुंचा दिया होगा। फिर उसके बाद लड़कों की वहाँ पर जाने की ज़रा भी हिम्मत नहीं हुई और आज तक ये हॉस्टल अबेंडेंड है। इस हॉस्टल को द हॉन्टेड हॉस्टल ऑफ कर्नाटका के नाम से लोग जानते हैं, जहाँ कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर जाते ही बंदा पागल सा हो जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब ही हो जाता है। अगर आप इस पर गूगल करेंगे तो आपको यही स्टोरीज़ आपको कई आर्टिकल्स इस पर आपको मिल जाएंगे। कई और भी इसके हवाले से स्टोरीज़ हैं और आई डोंट नो कि वो रियल हैं या फेक हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।